I'm sharing the entire presentation with you, and I hope this presentation will help you um, throughout and will just enlighten you how to go about the school year 2023-24. So we are a 40 years old school since 1982, and we know our job well. जो लीगेसी एजुकेशन की है वो एक्चुअली यहाँ पे चल रही है, तीसरी पीढ़ी स्कूल को इस समय चला रही है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड हर जनरेशन के साथ वो जो एक्सपीरियंस है बड़े लोगों का जुड़ता जा रहा है, और डेफिनेटली इसी वजह से हम एस्केलेट कर रहे हैं। हमारी अकादमिक्स यूएसपी है, और उसी के बल पे हम like we are the showstoppers for many schools here. We have got other branches as well. One branch is in Kanpur Road, the other branch is in Gomti Nagar, and we are also starting up with one more branch of ours, that is Mohanlalganj. और जल्दी ही ये ब्रांच के बारे में आपको पता चलेगा, और हम लोग इस ब्रांच में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और hopefully in the new session we'll be starting up with the classes there also. All the branches are CBSE affiliated, and let me tell you, dear parents, CBSE का affiliation लेना आसान नहीं है. That is from the Ministry of Education, Government of India. तो बहुत सारे norms जो है follow करने होते हैं, and thankfully लास्ट 40 ईयर से वो सारे नॉर्म्स पे खरे उतरते हुए हम हर साल हमारा रिपोर्ट कार्ड सीबीएसई के पोर्टल पे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के फाइल्स पे बहुत उम्दा काम कर रहा है. इतना जरूर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे. नाउ वी विल स्टार्टिंग विद पेरेंट्स ओरिएंटेशन. सबसे पहले हमारे गुरुजी और हमारी शशि माँ के लिए हम आपको जरूर बोलेंगे कि क्योंकि यही हमारे प्रेरणा स्रोत है, जी और शशि माँ, जिन्होंने ये पूरा सेशन, पूरा ये जो स्कूल का जो जिसे फाउंडेशन है वो स्टार्ट किया, और उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़े हैं. हमारे अपने मिश्रा सर, जिनको बड़े सर के नाम से भी बोलते हैं, और वो डेफिनेटली हमारी गाइडिंग लाइट है, हमारी इंस्पिरेशन है, और हमारी गाइडिंग लाइट और मोटिवेशन है हमारे एमडी सर एंड चेयरपर्सन मैम डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा एंड मिसेस स्मिता मिश्रा. और डेफिनेटली हर पड़ाव में ये हमारे साथ होते हैं, कदम से कदम बढ़ाकर, और हमारे को आगे और भी ज्यादा इंस्पायर करते हैं to do much better. See, that I already discussed with you, since 1982 we have started. इस स्कूल के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं to ensure safety of our students, improve relations and trust and achieve academic excellence. तो इन चीजों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बहुत उम्दा आते हैं, और उसमें हमें आपकी भागीदारी की बहुत जरूरत होती है. और आई थिंक दैट इज द मेजर थिंग, जिस वजह से हमें लग रहा है कि हम अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं हर बार. All right. Yes, our admissions are still open, but class 9 में बहुत कम seats available हैं. 11th standard अभी हम provisional admission दे रहे हैं until the results are on. But ये जो provisional admission जो start हुआ है, that is from 10th of April the classes have begun. From then until the results are announced, ये वाली जो classes होंगी students की, बहुत important classes हैं. और ये वाली क्लासेस एक तरह से इंडक्शन भी देती है बच्चों को एक्चुअली उस सब्जेक्ट के बारे में, जिसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल तक समझाती है. और क्योंकि उसके बाद जब सेशन बिगिन होता है, देन वी स्टार्ट विद वी रश अप विद द सिलेबस, बिकॉज सीबीएसई का जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स को तैयार करता है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए. तो करिकुलम इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, तो आप समझ सकते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही कोर्स आता है. तो बच्चे को स्टार्टिंग से ही अगर सब्जेक्ट की नॉलेज है, चैप्टर्स की नॉलेज अच्छे से, तो डेफिनेटली वो अच्छा भी करता है. नाउ व्हाई आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे आपकी भागीदारी की बहुत जरूरत है, क्योंकि we say coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. और कोई भी स्कूल के स्टेक होल्डर्स सिर्फ मैनेजमेंट या टीचर्स नहीं होते हैं, पेरेंट्स की बराबर भागीदारी जरूरी है. और कहाँ कहाँ है वो अभी हम आगे की स्लाइड्स में आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे. So let us start with the orientation, the formal orientation, जिसके लिए हम आज जुड़े हैं हम सब साथ में.
किसी भी स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए स्मार्ट गोल्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट गोल्स, वैसे तो स्मार्ट वर्ड अपने आप में ही काफ़ी कुछ कहता है। स्मार्ट मीन्स वेयर यू आर स्टेट ऑफ आर्ट, यू आर एट द लेटेस्ट टेक्नो लेवल, तो उसको स्मार्टनेस कहते हैं कि आप टाइम एंड टाइड के साथ खुद को अपग्रेड कर रहे हो। लेकिन इसका आप देखेंगे स्क्रीन पे आ रहा है उसका जो एब्रिविएशन का फुल फॉर्म है, दैट इज स्पेसिफिक, M for measurable, A for attainable, R for relevant and time for timely। तो जो भी गोल्स हैं, दो तरीके के गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म होता है what you want to be in life, what you want to be after 20 years from now, where you stand yourself after 25 years or at the age when you are in the middle age group। तो एक वो लॉन्ग टर्म वाले स्मार्ट गोल्स होते हैं। बट शॉर्ट टर्म होता है जैसे नेक्स्ट यूटी अभी मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है फॉर छोटा बच्चा एंड बड़ों के लिए इट इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ मई। तो आप हम उस यूनिट असेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम हाफ ईयरली के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आगे कोई कंपटीशन आने वाला है, कोई इवेंट हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। लेकिन जो गोल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, पर्टिकुलर इन डायरेक्शन एंड टॉपिक। ये नहीं कि कुछ भी सोच लिया। अभी सपोज आई एम अ डायबिटिक पेशेंट एंड आई एम वेरी ओबीस, मैं बहुत मोटी हूँ फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं सोच लूँ कि मैंने एकदम 40 किलो वजन कम करना है, तो वो स्पेसिफिक नहीं हुआ। हमारा शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि मुझे एवरी ईयर मेरा डाइट प्लान क्या होगा, तो वहां से स्पेसिफिक हमारा जो गोल का अचीवमेंट है वहां से स्टार्ट होता है। I should start with diet plan, then I should start with some exercises, then I should also start with certain kind of medication also, some yoga। तो ये सारी चीजें मिला के तब वो स्पेसिफिक बनती है कि हम शॉर्ट टर्म में डिसाइड करते हैं। मेजरेबल अगेन, अगर मुझे पता है कि आई एम अ वेट लिफ्टर एंड आई कैन ओनली लिफ्ट 40 kgs एंड इफ आई एम फॉर 100, सो दैट इज नॉट मेजरेबल। सो डेफिनेटली मुझे ये भी देखना है कि वो मेजरेबल हो, यानी मेरी कैलिबर कैपेसिटी के अनुसार हो। Why I'm discussing these with you people, because आप ये बच्चों के साथ जरूर बैठ के डिस्कस करेगा। आप में से कुछ पेरेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन ये भी है, आप लोग जो प्रिंटर्स जो प्रिंट आपका प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो आपके फर्दर पर्पसेस के लिए, और आप अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों के साथ बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। Then A for attainable, yes it should be attainable, because अगर आप नहीं attainable goals रखते हो, अगर आपने ये सोच लिया मुझे चांद को छूना ही है, तो it is not possible, it is not attainable at the moment। We should also see that the goal should be attainable, हम उसको अचीव कर सकें। मुझे बनना है प्राइम मिनिस्टर ही बनना है, so that's not very attainable also। We need to ensure कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए क्या करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, and gradually we can start with these kind of goals। Then it should be relevant again, relevance और आपके again जो आपके जॉनर है, आपका फोटे है, उसके अकॉर्डिंग वो गोल होना चाहिए। एंड देन इट इज टाइमली। आपने अगर कोई 1 month गोल प्लान किया है तो 1 month में टाइम आउट हो जाता है, आपको वो गोल अचीव करना ही करना है, ना तो आपका सेकंड गोल के लिए जो आप परस्यू करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली इट हैज टू बी टाइमली ऑल्सो, अनिश्चितकालीन टाइप का नहीं होना चाहिए, मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं बहुत सारी पढ़ाई करूंगी, बट देन कितनी, कब, कैसे स्टार्ट करना है, तो टाइम बाउंड हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट से ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइमली, ये स्मार्ट गोल्स के बारे में अपने बच्चों के साथ अपने जरूर डिस्कस करिएगा। उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब स्मार्ट गोल कैसे बनाते हैं, सो यू कैन डिस्कस विद योर चिल्ड्रन आउट एट होम, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट आर योर स्किल्स। एक तो ये होता है इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट से ही हमें ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये बन सकते हैं, और बनने के साथ साथ जब हमारे अंदर इंटरेस्ट होता है ना, तो स्किल ऑटोमेटिकली हम डेवलप करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वो स्किल्स को अपने अंदर गार्निश करें बहुत ज़्यादा। तो वो अपने आप, व्हेन यू होन योर स्किल्स, देन डेफिनेटली जो हम बनना चाहते हैं और जो हमारे इंटरेस्ट है, हम उस तरफ हमारे लिए रास्ता आसान हो जाता है। देन व्हाट टाइप्स ऑफ करियर्स फिट योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी करियर आप प्लान कर रहे हो। अब सपोज कल मेरे पास एक पेरेंट आई थी, प्लीज डोंट माइंड इफ एनी वन ऑफ यू आर कनेक्टेड, मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ, पर मेरे पास एक पेरेंट आई थी, बच्चे ने अराउंड 2 months ऑफ स्कूल ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। उस वजह से नेचुरली उसकी कुछ क्लासेस छूटी बच्चे की,
और नेचुरली उसका इफेक्ट एग्जामिनेशन में पड़ा और कवर अप करने में टाइम भी लगा, और फिर जब वो वापस उसने ज्वाइन किया तो नॉट सो गुड स्कोर था। अभी जब 11th में वो मदर एंड चाइल्ड केम, द मदर वांटेड द चाइल्ड टू बी ऑफर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें हमने ये देखा अंटिल प्री बोर्ड बच्चा स्ट्रगल कर रहा था क्वालिफाई होने में भी, एग्जामिनेशन ही कुड जस्ट क्वालिफाई द एग्जाम, और बहुत अच्छा वाला स्कोर नहीं था। तो हमारा एडवाइस यही था कि आप जो आपका जो इंटरेस्ट के साथ साथ स्किल भी डेवलप होना चाहिए था उन पिछले 2 सालों में, 9th एंड 10th में। तो इसीलिए 9th के पेरेंट्स को 11th के पेरेंट्स के साथ आज ओरिएंटेशन में जोड़ा है। बोथ ऑफ यू आर हियर ऑन 2 डिफरेंट लिंक्स। तो इसलिए आप लोग को जोड़ा ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ो। 11th स्टैंडर्ड वाले जो पेरेंट्स है, दे वुड हैव नोन कि 9th में उनके बच्चे ने कैसी तैयारी की, और डेफिनेटली 9th और 10th की तैयारी पे ही वो आगे के 11th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स को कॉन्फिडेंटली चूज कर सकते हैं, right? And for 9th standard parents it is a kind of alert for you people. It is not कि 10th में आके बच्चा पढ़ ले, अभी 9th में the child can go for any kind of ease things, ऐसा नहीं होना चाहिए। 9th standard से ही आगे की इनफैक्ट तैयारी तो एवरी ईयर उस क्लास के हिसाब से और आगे के लिए होनी चाहिए, बट 9th and above there is no excuse. So you should also ensure कि जो क्लासेस हैं और जो रेगुलरिटी है और जो स्टडीज हैं उसको उस हिसाब से ही स्टार्ट रखें, ताकि वो करियर प्लानिंग के आड़े नहीं आना चाहिए, उसको कैटलाइज करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। देन हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द करियर? सो इट इज नॉट आफ्टर डूइंग 10+2 आप जब जॉब मार्केट में आते हो तब आप सोचते हो कि आप कौन सा टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करो या कौन सा स्पेशलाइजेशन कोर्स ज्वाइन करो या कौन सी यूनिवर्सिटी से आप करो। ये आपकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा करियर काउंसलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। और इसके अलावा आप लोग हम लोग के पास भी आके डिस्कस कर सकते हो अगर आपको डिस्कस करना है अपने बच्चे के बारे में। तो ये सब तैयारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। 11th स्टैंडर्ड पेरेंट्स के लिए भी ये है कि आपने कर दी होगी, और अगर नहीं तो अभी भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 11th की स्टडीज़ 11th में होनी चाहिए, 12th की स्टडीज़ 12th में होनी चाहिए। प्लीज़ डोंट गेट बायस्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल के इंस्ट्रक्शंस, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे तो आपकी जर्नी, आपके बच्चे की जर्नी टू राइट द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड टू परफॉर्म वेल इन द बोर्ड्स एंड ऑफ कोर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा उम्दा हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। देन हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स ऑफर करने के लिए हैं जो कि तैयार करते हैं आपको बाहरी दुनिया के लिए। वी हैव द सब्जेक्ट्स इन साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स। आपकी जानकारी के लिए अभी मोटा मोटा बता दें, बोथ 9th स्टैंडर्ड पेरेंट्स एंड 11th स्टैंडर्ड पेरेंट्स शुड नो अबाउट इट। English is a compulsory subject in all the 3 streams. That is the main subject, core subject है। इंग्लिश कोर 301 सब्जेक्ट कोड रहता है। इसके अलावा हमारे पास साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपल्सरी, biology and mathematics में we have got choice to offer, and then 5th subject में we have got choice in computer science, physical education and Hindi as the second language, so that can also be taken. For commerce we have English compulsory, then accountancy, business studies as compulsory subjects, and then we have got choice between economics and mathematics, then a choice between physical education, computer science and Hindi. In humanities, we have got English as compulsory, sociology, history as another compulsory subjects, choice between economics, political science and mathematics, then physical education, computer science and Hindi में again we have got choice. इसके अलावा एक vocational subject हम लोग ने last year से introduce किया है, that is yoga, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भी काफ़ी टैप्ड अप वोकेशनल कोर्स है, उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहता है और काफ़ी एनकरेज किया जाता है ये वाला सब्जेक्ट। एंड अदरवाइज अगर हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देते हैं तो योगा के लिए उनको तैयार करना और उनको करना अदरवाइज भी उनकी लाइफ स्किल्स के लिए और आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेहतर बात बताएं तो इट इज़ वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। बच्चा अगर उसको अच्छे से एज अ स्टोरी बुक भी पढ़ता है और अगर उसको चरितार्थ करता है अपनी लाइफ स्टाइल में तो डेफिनेटली वो 90% प्लस तो इज़ अ वेरी इजी गोल। 100 on 100 बहुत स्टूडेंट्स के आ जाते हैं। सो एक तरीके से ये इम्प्रूव करता है बच्चे का परसेंटाइल इन दी बोर्ड एग्जामिनेशंस, बट दैट इज़ फॉर क्लास 11th एंड 12th। इसमें क्लास 9th में और 10th में हमारे पास वोकेशनल कोर्स में IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
401 as a subject, that is the subject code, sorry, that's 402. एंड इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस में अगर किसी में स्कोर किसी वजह से बहुत अच्छा नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा बेनिफिट होता है कि आईटी के मार्क्स उसको रिप्लेस करके टॉप 5 सब्जेक्ट्स कंसिडर होते हैं, तो डेफिनेटली उससे परसेंटेज एस्केलेट होता है। बट मेरी आपको ओपिनियन यही है, ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ऑल सब्जेक्ट्स हैव बीन ऑफर्ड टू योर चाइल्ड, तो बच्चे को बैलेंस बना के सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयारी करना चाहिए। इसके अलावा क्लास 9th एंड 10th के लिए एक और राय है और एक ऑप्शन है आपके पास मैथमेटिक्स में। नॉट एवरी चाइल्ड इज सो गुड इन मैथमेटिक्स, तो जो स्टूडेंट्स को आगे मैथमेटिक्स परस्यू नहीं करना 11th एंड अबव, एंड या फिर जो मैथ्स से डरते घबराते हैं, तो दे कैन गो फॉर बेसिक मैथ्स। तो मैथमेटिक्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, वन इज स्टैंडर्ड, द अदर इज बेसिक। तो आप बेसिक मैथ्स सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, एंड उससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो अगर आप नहीं आगे परस्यू करते हो, तो बेसिक का जो एक कोर्स होता है स्टैंडर्ड वालों का और बेसिक वाले स्टूडेंट्स का, एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, एक ही तरीके से और एक ही बुक से पढ़ाया जाता है। बट स्टैंडर्ड के जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम एंड ड्यूरिंग डिफरेंट होम एग्जामिनेशंस ऑल्सो, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइज पेपर होता है, एक लेवल होता है, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी और थोड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो बच्चे आगे मैथ्स लेंगे, तो उन्हीं बच्चों को स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। ये ना सोचे कि मैं बेसिक क्यों लूँ, अगर आगे परस्यू नहीं करना है तो बेसिक स्कोरिंग ज़्यादा होता है और इजियर क्वेश्चंस और लेस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और मैथ्स अगर स्टैंडर्ड लेते हैं तो क्वेश्चंस टफ होते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड मैथ्स जो स्टूडेंट्स लेते हैं उनको वैसी तैयारी कराई जाती है बाय द टीचर्स बोथ इन 9th एंड 10th। 9th में आप चूज करते हो और कोशिश करो कि आपको अपने चॉइस पे रिग्रेट ना हो, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जुलाई में बोथ फॉर 9th एंड 11th, आपके नॉलेज के लिए बता दें, जुलाई से ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो आउट स्टेशन पेरेंट्स हैं उनको सिग्नेचर्स के लिए आना होता है स्कूल में, तो 2-3 बार आना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब जब बताया जाए, जब जब बोला जाए, जो जो टाइम फ्रेम दिया जाए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस टाइम पे, उस दिन पे आपकी मौजूदगी रहे, तो काम हमारे लिए भी इजी होगा और हम टाइमली वर्क को कंप्लीट करके आगे सीबीएसई को फॉरवर्ड कर पाएंगे। और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हो जाता है हमारी तरफ से अगस्त में और फ्रीज हो जाता है सीबीएसई की तरफ से बाय सितंबर फर्स्ट वीक। तो हमारी तरफ से यही है कि आप जुलाई अगस्त के बीच में जब जब आपसे जो क्वेरी रेज हो, आप उसको टाइमली उसको क्लोज भी करो। देन ये ज़्यादा कुछ मैंने एक स्लाइड डाली है जस्ट टू let you people know how difficult it is to choose what to do, when to start what I want to do. Then there are so many options on the screen. और इसके अलावा भी अब वोकेशनल के केसेस में भी, अभी मैं आपको एक एग्जांपल इसमें खूबसूरत सा एग्जांपल देना चाहूँगी। हमारा एक स्टूडेंट था, उसके फादर फार्मर थे and he had a big farms in some nearby village, and the child wanted really to help his father. At the same time he also wanted कि मैं अपनी बहुत अच्छी टेक्निकल पढ़ाई करूं, तो थोड़ा सा उसको गाइड किया एंड he did BSc in agriculture, प्रॉपर इंटरमीडिएट साइंस किया, फिर बीएससी किया एग्रीकल्चर में फ्रॉम चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर, फिर उसके बाद उसने एमएससी किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, अब इस समय अपने फादर के फार्मलैंड को के अलावा भी आसपास के और कितने फार्मर्स हैं उनके लैंड में, क्या क्या बेस्ट हो सकता है वो भी करें। साथ साथ उस बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग गई है इस समय, और उसमें काइंड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एंड ही इज हेल्पिंग हिज एंटायर विलेज। और उसको प्रपोज भी किया गया, नॉमिनेट किया गया उसका नाम आगे के यूपी के अवार्ड लिस्ट में। तो ये हम लोग के लिए और सबके लिए फक्र की बात है। तो ये आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता। बीएससी एग्रीकल्चर कितना अनकॉमन सा सब्जेक्ट है, पर उस बच्चे ने उसमें ही, क्योंकि धुन थी, वो पैशन था, वो लगन थी, वो इंटरेस्ट था, उस वजह से उस बच्चे ने उसको आगे बनाया। सो समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट दैट योर चाइल्ड शुड इंट्रोस्पेक्ट। आप बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करिए कि कौन सा उसका इंटरेस्ट। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो स्कूल के वेबसाइट पे है, तो आई वुड रिक्वेस्ट, दिस इज माय स्कूल वेबसाइट आईडी। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी 3 ब्रांचेस जो फंक्शनल हैं इस समय,
राजाजीपुरम, गोमती नगर एंड कानपुर रोड, तीनों के लिंक्स ओपन हो जाते हैं। आप कोई भी विजिट कर सकते हो, बट अगर आपको स्कूल इनसाइट और स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन, आपकी ब्रांच के बारे में चाहिए, तो आप राजाजीपुरम की साइट विजिट करेंगे। एंड वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हम लोग टाइमली जितना हमारे क्योंकि प्लानर तो आपको मिला है पूरे साल का, जिनको नहीं मिला प्लीज टेल योर चाइल्ड टू गेट इट फ्रॉम द स्कूल ऑफिस और इन्फॉर्म द क्लास टीचर अबाउट इट। वो प्लानर के अलावा भी जो शेड्यूल होता है, जैसे सिलेबस है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, डिस्पाइट द टीचर्स गिविंग द सब्जेक्ट इन द क्लासरूम, वो तो देते ही देते हैं, उसके अलावा वेबसाइट पे भी अपलोड होता है। कई सारे क्वेश्चन बैंक्स ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर सीनियर क्लासेस। इसके अलावा यूटीज के शेड्यूल, एग्जामिनेशंस के शेड्यूल अ वीक बिफोर उसमें अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप डाउनलोड्स वाला उसके ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हो। एंड न्यू पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वेबसाइट विजिट करें, ब्राउज थ्रू डिफरेंट ऑप्शंस टू नो अस मोर। इसके अलावा हमारा एक EAM पोर्टल है redroschool.co.in, और इसके अलावा हम ऐप पर भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। अगर आप रेड्रो स्कूल अगर आप टाइप करेंगे तो आपको EAM पोर्टल खुल सकता है, तो आप वेबसाइट पे हमारे वेबसाइट के थ्रू भी पोर्टल पे जा सकते हैं और डायरेक्टली भी थ्रू दैट एप्लीकेशन ऑल्सो यू कैन रीच। और इसके अलावा ये जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आपको एक यूजर ID पासवर्ड पुराने पेरेंट्स के पास ऑलरेडी होगा, यूज भी कर रहे होंगे, न्यू पेरेंट्स विल बी गिवन अगेन, और पुरानों को भी जिनका खो गया है, नहीं मिल रहा, उनको भी दोबारा दिया जाएगा, so that you can get more information about the school through that portal। आप अपने स्टूडेंट की अटेंडेंस, अपने चाइल्ड की अटेंडेंस भी देख सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं इन डिफरेंट यूटीज, अगर बच्चा बताता है या नहीं बताता, so that you are still in touch with everything। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वी हैव गॉट 1.86,000 सब्सक्राइबर्स एज ऑफ नाउ, जिसमें 257 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। और यूट्यूब पे डेफिनेटली मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी आप सब्सक्राइब करिए, ओनली बिकॉज यू आर एबल टू गेट टू नो द लेटेस्ट दैट्स हैपनिंग इन द स्कूल। जितने इवेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, कई सारे ऐसे स्लाइड्स भी हम इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन जितनी है वो चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। So be there so that you can get to know more about us. Then we are also on Instagram and on Facebook, not to promote these social media websites but to keep in touch। देखिए हर चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स होता है, बट आप कैसे वाइजली उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ये आप भी और आपके बच्चे को भी पता होना चाहिए। ये नयन मैम का नंबर है आप सभी पेरेंट्स के लिए, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास ये नंबर नहीं है। वी आर ऑन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट एंड अभी आप हमारे पास कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये नंबर सेव्ड है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नहीं आया, इसका मतलब या तो आपका नंबर मैम के पास और या मैम का नंबर आपके पास नहीं है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि ये नंबर सेव कर ले और मैम को पिंग कर ले बच्चे का नाम और क्लास एंड सेक्शन के साथ, सो दैट मैम कैन सेव योर नंबर। और जितना भी इंफॉर्मेशन हम ब्रॉडकास्ट करते हैं वो सब आप तक पहुँचे। हम डिफरेंट इवेंट्स की, फेस्टिवल की, और कभी कभी इमरजेंसी में मैसेजेस, जैसे कि अभी कल ही मैसेज गया और मॉर्निंग में भी हम लोग ने वापस वो मैसेज भेजा रिगार्डिंग कोविड प्रोटोकॉल्स, बिकॉज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर सिटी एंड अदरवाइज ऑल्सो इट हैज़ बीन given as a notice, as a circular to all of us from the health department also, that it is important for all to wear the mask and to use the sanitizer quite often। तो इस सब को फॉलो करें। आपके जो बच्चे अगर आज प्रॉपरली स्कूल आए हैं विदाउट द सैनिटाइजर और मास्क ऑन, तो मंडे ऑनवर्ड्स इसको बहुत उससे सीरियसली लिया जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे और मैसेजेस भी आपको ब्रॉडकास्ट पे आएंगे। इसके अलावा कई बार कुछ PDFs, कुछ सैम्पल पेपर्स भी मैम ब्रॉडकास्ट करते हैं एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट टीचर्स। इसमें मैं आपको दो बात कहना चाहूँगी। कुछ पेरेंट्स का ऐसे क्वेरी आया था कि सच PDFs कम एंड माई चाइल्ड देन नीड्स अ मोबाइल, देन वो PDF की जगह कुछ और देखने लगते हैं, एंड दैट इज़ वेरी ह्यूमन आई बिलीव। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि कुछ भी ऐसा मैसेज आता है, PDF आते हैं, सैम्पल पेपर्स आते हैं, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन तो शॉर्ट टर्म सिर्फ रीड करने के लिए होती है, लेकिन PDF वगैरह है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के स्टूडेंट को देते नहीं। एंड द चाइल्ड शुड मेक सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि क्लास में सारे क्वेश्चन सुना के डिक्टेट किए जाएं, क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। अब क्योंकि हम लोग टेक्नो सैवी हैं
और हमारे पास ये ऑप्शन है, तो डेफिनेटली हम इस ऑप्शन को वाइजली यूज करते हैं। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं और ताकि बच्चा उसको सॉल्व करे। और जब एज एंड व्हेन टीचर बोले तो वो जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं, डीपीपी जिसको कहते हैं, तो वो शीट्स को जरूर लेके आए, सबमिट करे। क्वेरी होने पे डेफिनेटली द चाइल्ड कैन आस्क दी टीचर, दे आर ओपन and they are available. Then something which is very very important in our school, no motorbikes are allowed and no mobile phones are allowed at any cost. So please refrain your child from bringing such things to school. कुछ भी हो, अगर वो कहता है वो 4 बच्चे लाते हैं तो 5वां आपका नहीं होना चाहिए। वो जो 4 होते हैं हम लोग को एज एंड व्हेन पता चलता रहता है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा देखा गया, इट्स नॉट ओनली विद माई स्कूल, विद अदर स्कूल्स ऑल्सो वी कीप अ वॉच कि स्टूडेंट्स आसपास के 2 गली छोड़ के अपना बाइक रखते हैं और स्कूल में फिर आ जाते हैं, विच आई थिंक इज ब्रीच ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस। और मैं ये मानती हूँ कि अगर कुछ रूल्स बने हैं तो वो इसलिए बने होते हैं कि उनको फॉलो किया जाए, उसके बीच से रास्ता ना निकाला जाए। बिकॉज अभी ये बच्चे हैं, अगर आप उनको अभी से ही सिखाएंगे कि रूल इज अ रूल एंड दैट हैज टू बी फॉलोड, और आप खुद भी एग्जाम्पलरी रोल करते हो अदा, तो डेफिनेटली बच्चा आपको फॉलो करता है। एक और छोटी सी मैं आपको इंसिडेंट्स बताऊंगी इसमें। आई हैव बीन वॉचिंग फ्यू पेरेंट्स, नॉट ओनली इन माई स्कूल बट अदर स्कूल्स ऑल्सो, बिकॉज जब हम रास्ते में चलते हैं तो डेफिनेटली नजर इधर उधर वी कीप वॉचिंग लाइक व्हाट्स हैपनिंग। तो मैंने ये भी देखा कि 8th क्लास 9th क्लास का बच्चा स्कूटर चला रहा है या बाइक चला रहा है, फादर पीछे बैठे हैं। बच्चा स्कूल गेट पे पहुंचा या स्कूल गेट से थोड़ा दूर बच्चा उतरा, उसने अपना बैग लिया, फादर ने स्कूटर या बाइक लिया और वापस अपने यहाँ। तो लेकिन घर से वहां तक जस्ट सो दैट योर चाइल्ड कैन बी गिवन अ लिटिल प्रैक्टिस। तो ये बहुत ही मुझे तकलीफ होती है ऐसे इंसिडेंसेस देख के, क्योंकि आप बच्चे को प्रमोट कर रहे हो। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर एक एज ग्रुप दिया है, इफ इट इज 18 मैच्योरिटी एज, जब बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस मिले, और तभी भी वो जितने ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए, सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करते हुए अगर वो ड्राइव करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट राइडिंग। अगर आपके बच्चे ने हाइट गेन कर लिया या आपके बच्चे का सेहत अच्छा और आपको लगता है कि वो हैंडल कर ले, लेकिन दिमाग उस तरह से डेवलप होता है कि कुछ डिसीजंस गाड़ी चलाते हुए लिए जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति सड़क पे आ जाती है, तो हमें ये भी देखना है कि हमें उस तरीके की स्थितियों में कैसे डिसीजंस लेने हैं। वी बीइंग मैच्योर माइंड्स, हम लोग से भी कभी गलती हो जाती है, तो वो तो छोटे बच्चे हैं और ऐसा ना हो कि उनकी गलती पे हमें पछताना पड़े। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उनको नहीं देंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल बनाती है तो वो डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड लॉट मेनी ऑफ एक्सपर्ट्स उनसे एडवाइस लेने के बाद बनाती है। और अगर ऐसा कुछ एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है कि नहीं, अब 14 साल के बच्चों का भी ब्रेन डेवलप हो गया है, उनको बाइक और मोबाइल देना चाहिए स्कूल तक भी, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रूल भी बना देगी। लेकिन अभी नहीं है, तो अभी जो रूल है हमें वही फॉलो करना है। एंड आई स्ट्रिक्टली एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू पीपल टू फॉलो दिस रूल, बिकॉज इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर बच्चा मोबाइल या बाइक लाया हुआ पकड़ा गया तो दैट विल बी कन्फिस्केटेड इन द स्कूल, वो स्कूल में जब्त कर लिया जाएगा। और शुरू में तो हम पेरेंट्स के हाथ तुरंत इवनिंग तक दे देते थे, अब 3 डेज बाद लौटाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ में। स्कूल के टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पे स्कूल पहुंचना है, स्कूल के रूल्स को मानना है। आपको मैं बता दूं, अगर बच्चा 3 मिनट भी लेट होता है, दैट मीन्स दैट टेक्स टू 3 days ऑफ द रेगुलर स्कूल डेज। तो यानी बच्चा उतने दिन प्रेजेंट होते हुए भी 3 दिन एब्सेंट रहा। For the punctuality, it is very important if the child is punctual in the school. इसमें first slide में mention है the importance of punctuality for your child at school. You know, if your child is punctual, the child is more confident because वो भागते भागते नहीं आ रहा है। उस बच्चे को पता है कि मैंने असेंबली अटेंड किया है, और फिर एज एंड व्हेन टाइम टेबल होता है तो वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होता है। और अगर बच्चा लेट है तो स्टोरीज बना रहा होता है, मैं क्यों लेट हूँ, टीचर को क्या एक्सक्यूज देना है। फिर एट टाइम्स पीटीआई गार्ड भैया गेट पे पूछेंगे, पीटीआई रिसेप्शन पे पूछेंगे, देन वी हैव द ऑफिस स्टाफ ऑल्सो आस्किंग फॉर रीजंस, ताकि द चाइल्ड कैन बी अलाउड टू बी इन द क्लास, एंड क्लास टीचर पूछेंगे या सब्जेक्ट टीचर पूछेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि इतने सारे
मतलब प्रॉब्लम्स बच्चा को फेस करना पड़ेगा, सिचुएशंस फेस करना पड़ेगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट द चाइल्ड इज ऑन टाइम एंड द चाइल्ड सक्सेस in life also depends on doing the right thing at the right time. So to start the day properly is very important, so that also should be taken care. Discipline and regularity, मतलब along with punctuality is very important. Because आज आप 4 दिन बच्चा आ रहा है, 2 दिन नहीं आ रहा, फिर 1 दिन आ रहा है, फिर 3 दिन नहीं आ रहा है, प्लीज इन सब से रिफ्रेन रखिए. 9 to 12 के जो क्लासेस होते हैं वो करियर ओरिएंटेड क्लासेस होते हैं. जो स्टडीज होते हैं वो आपके बच्चे को आगे की दुनिया के लिए, कंपटीशन के लिए, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑलरेडी तैयार करते हैं. सो प्लीज इंश्योर कि बच्चा टाइमली प्रेजेंट हो एंड रेगुलर रहे स्कूल में. बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. 1 दिन 4 घंटा पढ़ लिया और 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा या 1-1 घंटा पढ़ा, दैट ऑल्सो इज नॉट डन. और एक रिक्वेस्ट करूंगी, घर के सुख दुख से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें अंटिल इट इज वेरी क्लोज. सोशल गैदरिंग्स या सोशल मीटिंग्स या पार्टीज में जाने के लिए आपके साथ मैं बच्चों को बिल्कुल मना नहीं करूंगी. दे शुड गो, बट यू नो दे शुड देन मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली. वो दिन का जो टाइम टेबल है वो बच्चे को डेफिनेटली नॉट एट द स्टेक ऑफ स्टडीज. ये आपको वैसे ही तैयार कराना है बच्चे को कि अगर इवनिंग पार्टी में जाना है तो बच्चे की तैयारी, बच्चे का होमवर्क और सेल्फ स्टडी जो उसका प्लान है वो नहीं बिगड़ना चाहिए. तो उस दिन बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा बुक्स के साथ टाइम ज़्यादा बिताएं और फिर पार्टी अटेंड करें. बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए और मैं उसको बहुत प्रेफर भी करती हूँ. Then the child should come in proper school uniform, which is very important. Because अगर बच्चा यूनिफॉर्म में होता है तो कॉन्फिडेंस अलग होता है. सिंपल एज दैट. अगर आप पार्टी में जाते हैं, आप आज अपने बच्चों को देखिए, अगर आप आज पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में अगर आप अच्छा ड्रेस पहने होते हैं, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू नो दैट यू गॉट अ हेयर डू बोथ फॉर लेडीज एंड फॉर जेंटलमैन. तो अगर आपको 6 लोग सामने दिख रहे हैं तो नेचुरली आई डोंट से दैट आपको क्लास दिखना है, बट आपको नीट एंड नाइस दिखना है. दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ के लोगों से मिलते हो. लेकिन अगर आपको पता है कि यू आर शैबिली ड्रेस्ड और आप अभी अपनी फैक्ट्री से भागे भागे आ रहे हो, एकदम थके हुए हो, तो बस लगता है बस जाएं, होस्ट को अपना गिफ्ट या प्रेजेंट दें और फिर वापस आ जाएं, फिर घर आके रेस्ट करें. तो डेफिनेटली अगर बच्चा भी आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता है, द चाइल्ड इज मोर कॉन्फिडेंट, द चाइल्ड विल रेज हैंड्स टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ टीचर्स. बच्चे को क्वेरी होती है तो वो पूछता है. अगर बच्चे ने टाई नहीं लगा तो डेफिनेटली वो खुद को छुपाएगा क्योंकि टीचर फिर उनसे पूछेगा व्हाई यू आर नॉट वेयरिंग योर टाई. तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में आते हो, कहीं ना कहीं वो पूरे टाइम वो एक दिमाग में चल रहा होता है, उस वजह से कहीं ना कहीं फोकस में भी फर्क पड़ता है. तो आई बिलीव यूनिफॉर्म plays a very important role in ensuring that the child is more confident and more alert and smart to talk to. तो वो सारे चीज़ें भी इम्पोर्टेंस रखती हैं. देन एक प्रोस्पेक्टस आप सबको 11th स्टैंडर्ड में मिला है, 9th स्टैंडर्ड के ऑल न्यू पेरेंट्स वुड हैव गॉट. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि स्कूल का प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ें, उसको देखें, उसको फॉलो करें. और ये नहीं कि वो एक बस एक बुकलेट मिली है, हाँ स्कूल का कुछ भी लिखा होगा और आपने साइड में रख दिया, फॉर्म फिल करके दे दिया ऑफिस में. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रीड द प्रोस्पेक्टस. बिकॉज उसके अलावा फिर आपको अदरवाइज प्रॉब्लम होगा कुछ स्कूल रूल्स के बारे में जानकारी के लिए. देन वी हैव दी स्कूल एल्मनेक. इस एल्मनेक में भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ज़रूर देखे और ज़रूर पढ़े उसको. और आप भी इस एल्मनेक का जो पेज होता है जिसमें एंट्री होनी चाहिए, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, तो वो मेंशन करने बहुत ज़रूरी हैं. और उसकी एक कॉपी टीचर के पास उस पेज की, और बाकी तो डायरी में रहेगा ही. एंड डायरी स्कूल एल्मनेक टू बी ब्रॉट टू द स्कूल डेली. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर वो स्कूल में डेली लाते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वे द टीचर कैन कम्युनिकेट विद द टीचर्स एंड सॉरी विद द पेरेंट्स एंड विद द चाइल्ड एज वेल. और आपके लिए भी वो कम्युनिकेशन का एक बहुत उम्दा जरिया होता है. आप भी टीचर को अगर कोई क्वेरी करना है आप डायरी के थ्रू भी कर सकते हो. हालांकि अब हम लोग थोड़े टेक्निकली एडवांस हो गए हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, बट फिर भी जो डायरी ट्रेडिशनल मेथड है उसको जल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है. वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है और उसमें कुछ कॉलम्स इसलिए डाले भी गए हैं. तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो कॉलम्स को भी अच्छे से पढ़ें और उसको यूज़ करें.
देन इसके अलावा और भी फी कार्ड है, लाइब्रेरी कार्ड है, आई कार्ड है जो कि आपके बच्चे को दिया जाएगा। तो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है और ये पेरेंटिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसीलिए मैंने ये स्लाइड एक डाली है, द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। टीच योर चाइल्ड टू बिलीव इन योरसेल्फ देमसेल्व्स। मेक योर चिल्ड्रन learn to recognize their abilities. Teach your children to succeed. That is very important. And अगर upbringing और आपका उनका quality time जो आप उनके साथ spend कर रहे हैं अगर उस ढंग से है, it is not that you have to keep giving them lectures all the time, but आप उनसे जो quality time और quality talk जो आप करोगे बच्चे के साथ, definitely उनमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका जिक्र किया है कि दे शुड बिलीव इन देमसेल्फ, दे शुड रिकॉग्नाइज देयर एबिलिटीज, दे शुड लर्न टू सक्सीड, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके क्वालिटी टॉक्स में होने चाहिए बच्चे के साथ। वी मस्ट हेल्प द चाइल्ड टू एक्ट फॉर हिमसेल्फ, विल फॉर हिमसेल्फ, think for himself. This is the art of those who aspire to serve the spirit. Because वो खुद को पहचाने, खुद के लिए जाने, खुद को समझे, खुद के लिए सोचे और फिर उस दिशा में आगे काम करें। इट्स नॉट कि स्वार्थी बन जाएं, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज खुद को रिकग्नाइज करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको आत्मचिंतन आत्म मनन कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता है एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए। तो आई एक्सपेक्ट दिस कि आप अपने बच्चे को वैसे ही ग्रूमिंग भी देंगे और उतना समय उसके साथ देंगे ताकि वो खुद भी समझ पाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग। इट इज़ अ लाइफ टाइम जॉब एंड डज नॉट स्टॉप व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अप। कभी कभी कुछ पेरेंट्स को मैं ये कहते हुए भी सुनती हूँ, अब जब तक छोटा था हमने उसको दिया, हमने खिलाया पिलाया, स्कूल तक गेट तक भी छोड़ने जाते थे, अब तो वो बड़ा है, अब तो अपनी मर्जी का मालिक है, तो उसको खुद पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। पेरेंट्स, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या आप आज भी अपने पेरेंट्स के पास एडवाइजर्स के लिए नहीं जाते हैं? आज भी कितने डिसीजंस होते हैं, कभी कभी कुछ बड़े डिसीजंस लाइफ के ऐसे होते हैं जैसे स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, क्विटिंग अ जॉब, चेंजिंग योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, या कभी कभी बच्चों की आगे सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ मैरिज डिसीजंस के लिए डेफिनेटली आप अपने से बड़ों की सलाह लेते हो, आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो। तो आप अपने बच्चे को अभी जब वो 14 15 16 17 साल की उम्र के, आप कैसे बोल सकते हो कि वो बड़ा हो गया? उसको हर कदम पर आपकी ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की नहीं, बट साथ देना आपकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा आगे काम करे। तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And if you want your child to do well in school, then you should develop a respect for learning. ये बहुत गहरा सेंटेंस है जिस पे मैं एक छोटी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगी। At times it happens, जैसे हम लोग घर पे डिस्कस करते हैं, कभी कभी घर में हम लोग आपस में दो स्पाउस में ही, हस्बैंड वाइफ में भी, आप दोनों में भी कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कभी कभी बड़े भाई के साथ हुआ, कभी सिस्टर के साथ हुआ, तो हम लोग वो डिस्कस किया, कुछ हुआ, फिर वापस वी आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, फिर हम लोग लेट गो कर देते हैं और डेफिनेटली हम रिलेशंस को ताक पे नहीं रखते। हम रिलेशंस को स्पेशली इन इंडिया, मैं खास तौर पे बोलूँगी, वी आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न अप इन द कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे आज भी संस्कार और सत्कार इन दोनों को बहुत महत्व दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम लोग थोड़े थोड़े डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, कभी कभी छोटा मोटा हॉट टॉक्स हुआ, उसके बाद लेट गो करके हम फिर से हाथ मिला के आगे बढ़ चलते हैं, अपनी फैमिली, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को भी साथ में लेके। प्लीज डोंट डिस्कस सच थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज बच्चे बहुत इमेच्योर होते हैं। अगर आप अभी आपको लगता है कि डिस्कस करें, बच्चा नहीं सुन रहा है, या उससे क्या मतलब, या आपने मन हल्का करने के लिए उसी के साथ डिस्कस कर लिया, तो आप तो लेट गो करोगे क्योंकि आपको करना ही है, क्योंकि इसी को फैमिली और इसी को ही बॉन्डिंग्स कहते हैं। लेकिन बच्चे के मन में जो वो एक शिकन आता है, वो निकल पाना, वो खत्म होना बहुत टफ हो जाता है। तो वो डेफिनेटली वो ये चीज़ों को नॉर्मल समझने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये सब से बच्चों को दूर रखें। सेम एट द सेम टाइम जब स्कूल में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, हालांकि हम लोग ज़मीनी स्तर पे बच्चों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं, और बीइंग एट रेड रोज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं ये बहुत गर्व और अभिमान के साथ बोलती हूँ कि हम लोग अपनी ज़मीन पैरों के नीचे और आसमान सर के ऊपर ज़रूर रखते हैं, खुद को खुदा समझने की भूल तो नहीं करते हैं, और ऐसा ही मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उसी रिगार्ड के साथ स्कूल अथॉरिटी, स्कूल सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल बुक, स्कूल स्टडीज़ को उतनी ही
गंभीरता से लें। अगर आपके मन में कुछ ग्रजेस हैं, कुछ अगर शंकाएं शुभाएं हैं, तो आप स्वच्छंद हैं आके हमसे मिलने के लिए। लेकिन बच्चों के सामने डिस्कस करना या कुछ ऐसे तो या किसी टीचर के बारे में कभी बच्चा कुछ बोल रहा है जिसके साथ शायद उनकी ट्यूनिंग अभी नहीं बैठ पाई है, तो थोड़ा समय बच्चे को दीजिए, संभालिए। आप हमसे भी आके रिस्पेक्टिव टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे आके डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली हमारा यूएसपी ही पब्लिक रिलेशंस है, एकेडमिक्स है, तो डेफिनेटली हम आपकी बात सुनेंगे और जहाँ समझने की होगी समझेंगे, जहाँ समझाने की होगी वहाँ समझाएंगे भी। बट वी शुड know that we should always develop a respect for things when we want our child should develop a respect for that thing. तो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं exemplary role, आप खुद एग्जाम्पल बनिए, आप खुद रिस्पेक्ट करिए, तब एक्सपेक्ट करिए कि बच्चा भी रिस्पेक्ट करेगा स्कूल की, आपकी फैमिली की, आपके लोगों की। और डेफिनेटली ऐसे ही कुछ रूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने हुए हैं, सोसाइटी के हैं, और कुछ मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। तो जैसे गंगा को स्वच्छ रखना है, सड़क स्वच्छ रखने, या स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, या बिजली बचाओ अभियान चल रहा है, तो इन सब के लिए हमें बच्चों को भी वैसे ही इंस्टिल करना है घर पे। टुगेदर मे वी गिव अ चिल्ड्रन the roots to grow and the wings to fly. Definitely हमें वो जड़ें भी देनी है जिससे बच्चा उसको अच्छा पोषण मिले। पोषण मीन्स जो संस्कार हम देना चाहते हैं वो मिले, और विंग्स टू फ्लाई, वो उतना आसमान छू लेने तक की जो उनकी इच्छाएं हैं वो डेफिनेटली वहाँ तक भी इम्पॉर्टेंट है कि वो भी हमें उनको स्वच्छंद होकर, उन्मुक्त होकर उड़ने तक की भी प्रेरणा हमें देनी है। तो उससे हमें ज़रूर रखना है। To be in your children's memories tomorrow, you have to be in their lives today. उनके साथ समय ज़रूर बिताएं। आप अगर उनके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपको हमेशा आपको अपनी मेमोरीज में रखेंगे, और आपकी बातों को, आपके संस्कारों को, और आपके जो आप चाह रहे हो कि वो बने, वो करे, तो वो डेफिनेटली वो जो ट्रस्ट लेवल होता है वो तभी डेवलप होता है जब आप उनको समय देते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। A teacher should inspire a child to reach the academic success. हम टीचर्स का तो ये डेफिनेटली ये पूरा एम रहता है, और इसके अलावा उस एकेडमिक सक्सेस और एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में वो डेवलप हो, ऐसा कुछ उनका हर टीचर का एक ध्येय रहता है। A parent should inspire their child to use that success in a way that influences the positive change in the world. क्योंकि उसके बाद हम वो एक बच्चा जब आपके पास सौंपेंगे 12th करने के बाद, तो डेफिनेटली वो जो अपनी एजुकेशन है, जो अपनी स्टडीज़ है, उसको एक सही दिशा में आगे बढ़ाए। बिकॉज इंजीनियर्स कैन मेक रॉकेट्स दैट कैन एक्सप्लोर द यूनिवर्स, दे कैन ऑल्सो मेक एटम बॉम्ब दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। तो डेफिनेटली, और ऐसे सब एग्जाम्पल्स हम सबके सामने हैं। तो हमें अपना बच्चा को एकेडमिक उसकी जो ग्रोथ है वो किस दिशा में आगे बढ़ानी है, वो डेफिनेटली हमारा एक काम होता है। तो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। एंड थैंक यू पेरेंट्स, आई थिंक आई हैव डन विद इट। एंड अब छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर राउंड है जिसके लिए मैं ओपन हूँ। आप अब मुझे बता सकते हैं, आप में से अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन पुट अप योर क्वेरीज प्लीज। Ma'am, please mute. Darsh Prashant, ma'am, please mute. Yes, ma'am, please. Ma'am, you are muted. Please unmute yourself. Sorry. समझ में आ रहा था कि 10th क्लास के बोर्ड बता दिए जाएंगे क्या? जी, क्लास 10th NEP 2020 आ चुका है, और ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है हम सबके सामने, जिसका आंसर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवील नहीं कर रही। एज ऑफ नाउ हम लोग को इंस्ट्रक्शंस यही मिले हैं कि हमें बच्चों को बोर्ड के लिए तैयार करना है। एटलीस्ट जो स्टूडेंट 9th में एडमिशन हो गया है और जो 10th में आ चुके हैं उनके लिए बोर्ड होगा। और ये जो NEP फॉलो हो रही है, ये क्लास 1 ऑनवर्ड्स हिरार्की से फॉलो होगी, और मुझे लगता है NEP को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में भी 5 years लगेंगे। तो आप अभी जितने भी आपके जो बच्चे हैं उनको तैयार कराइए बोर्ड एग्जाम के लिए, और वो होगा बोर्ड एग्जाम। ओके मैम, थैंक यू। Any other question anyone wants to ask? Yes, Ayush Kumar, I give you first. Hardik Srivastava, give me just 1 minute. Ayush, you can ask your question, please. Okay ma'am, okay. Yes, sir. Ma'am, Hello, good morning ma'am. that
we have to choose. वानी श्रीवास्तव मैम प्लीज जस्ट वेट, अभी दूसरी लिंक पे क्वेश्चन आ रहा है, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी आयुष बताइए प्लीज। आयुष Ma'am, as you said in the session that the basic math or standard math, we have to choose first class or 10th class. फॉर व्हाट? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन प्लीज। Ma'am, you have said that the basic is basic. Yes, you have to choose in 9th standard only. Earlier it was only in 10th, but now the CBSE gives us the option to choose basic or standard maths in 9th class, and at times CBSE also gives us the choice to change our choice in 10th. So CBSE may give, may not give. तो हम जो 9th में डिसीजन ले रहे हैं वो कंक्रीट होना चाहिए, और अगर वो डिसीजन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने स्टैंडर्ड लिया लेकिन 9th में पढ़ने के दौरान हमें लगा नहीं हम आगे मैथ्स कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो 10th में एक बार और ऑप्शन ये खुलता है, जब 10th में दोबारा रजिस्ट्रेशन होता है तो तब आप चेंज कर सकते हो, है ना। और जैसे आपने बेसिक ले लिया लेकिन आपको लगा आपको मैथ्स तो बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो ले भी सकते हैं। तो 9th में भी चूज करना होता है। यस हार्दिक श्रीवास्तव, यू कैन पुट अप योर क्वेश्चन। Yes, good morning. Good morning. My question is also the same. In the 9th class we can choose basic and standard math, or in the 10th Yes, class? yes. As Ayush also asked me the same question, basic and standard 9th में चूज करना है और 10th में भी करना है, तो 10th में रिवर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू। Okay. वानी श्रीवास्तव, नाउ Because योर ma'am, क्वेश्चन। yes, he is in well in mathematics, so we want to continue in 10th class also. All right. Then आप choice नहीं change करना, so that's okay. The child can continue taking standard in 10th also. Vani Srivastav, you can put up your question now. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. मैम Yes. बच्चे की वीकनेस है कि थोड़ा भी 10 बार कम कर पाती थी। दूसरे के बच्चों को याद करने में I'll tell you what, CBSE का जो सिस्टम होता है ना वो थोड़ा सा इलेबोरेट होता है, और इसलिए इतनी रिटन प्रैक्टिस कराते हैं कि बोर्ड में बहुत कम समय में बहुत कुछ और बहुत सुंदर तरीके से लिखना होता है, कि क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है, ये भी एक कला है। तो क्लास में रिटन प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है। तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, तो फिर उसमें बच्चे याद नहीं करा। नहीं, देखिए ये तो बिगिनिंग सेशन का बिगिनिंग है, और उसके लिए आप ये मान के चलिए कि अगर राइटिंग वर्क है तो 2 आवर्स से ज़्यादा होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क पे समय ना दिया जाए, और एटलीस्ट 4 आवर्स सेल्फ स्टडी, तो 6 आवर्स 5.5 आवर्स स्टडी ज़रूरी है 9th एंड 10th में, और 11th एंड अबव ऑल्सो। तो 2 आवर्स से ज़्यादा रिटन ना हो और लगभग 4 आवर्स का सेल्फ स्टडी। तो अगर आप टाइम टेबल बना के चलोगे और ये सोच लोगे, जिसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं, कि आज सोशल साइंस का इतना हमें नोट्स बनाने, तो मतलब या इतना मैथ्स की डीपीपी हमें सॉल्व करनी है, तो उसमें इतना समय हमें लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो टाइम आउट सिग्नल के साथ, अलार्म के साथ ये काम करेंगे तो जल्दी वो कैचअप करेगा। डेफिनेटली आप बच्चों को बोलिएगा मुझसे मिले, या क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से भी इस बारे में गाइडेंस ले कि कैसे उस वर्क को शॉर्ट में कंप्लीट करना है, तो इम्प्रूव कर जाएगी डेफिनेटली। जी थैंक यू। नमस्ते। Any other who wants to put up any question? All right. मैं एक थोड़ा सा एक विडंबना डिस्कस करना चाहूँगी इसमें। ओरिएंटेशन हमने ऑफलाइन नहीं रखा क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स को रश करना होता है जॉब में और छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं होता। ऑनलाइन में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे पास अच्छा इनपुट आएगा, बट उतने पेरेंट्स नहीं आए। लाइक आई हैव गॉट लॉट मेनी पेरेंट्स इन माय लिस्ट जो कि नहीं आए, और ज़्यादा विडंबना ये हो जाती है कि जिन पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ओरिएंटेशन की, वही अटेंड नहीं करते हैं। जो जागरूक पेरेंट हैं, जो ऑलरेडी अलर्ट हैं, जो ऑलरेडी पेरेंटिंग अच्छी करते हैं और जो खुद ही जागरूक हैं, वही पेरेंट्स अटेंड करते हैं। तो एनीवेज, थैंक यू पेरेंट्स फॉर बीइंग विद मी, हैविंग ऑल द पेशेंस टू लिसन, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे और हमारे साथ बिल्कुल हाथ मिलाकर बच्चे की करियर ग्रोथ के लिए, एकेडमिक ग्रोथ के लिए और पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए साथ देंगे हमारा। हम आपके बच्चे के लिए हैं और हमेशा उपलब्ध रहेंगे। सो आई होप, या गुड मॉर्निंग, एनी क्वेश्चन? Ma'am, I ask one question. Yes. Ma'am, I'm Subhanshi's mother. Yes.
मैं न्यू एडमिशन में भी यस मैम ये योगा क्लासेस जो आपने बताया है जी। ये मतलब अलग से कोई सब्जेक्ट होगा कि मतलब इसमें इंक्लूड है? नहीं, योगा एक वोकेशनल है, जैसे 9th में IT होता है ऐसे ही जी। 9th 10th में IT मिलेगा, 11th 12th में योगा है, वो सब्जेक्ट है, उसके प्रॉपर पीरियड्स लगेंगे, उसकी बुक होती है, उसके नोट्स होते हैं, उसके प्रोजेक्ट होता है और उसके लिए स्टडीज भी होती हैं। अच्छी बात यह है कि योगा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो वेटेज ऑफ प्रैक्टिकल इज 50 एंड वेटेज ऑफ थियरी इज ऑल्सो 50, तो प्रैक्टिकल में 50 और 50 लेना कोई मुश्किल नहीं है और थियरी में भी अच्छा परसेंटेज गेन करना कोई मुश्किल नहीं होता, इसलिए योगा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और उसकी प्रॉपर क्लासेस होंगी। अच्छा जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? ऑल राइट, आई थिंक आई एम डन विद इट। आप सबकी क्वेरी सॉल्व हुई हैं और आई थिंक आई एम एबल टू सॉल्व almost all your questions. तो I think I should now take a leave. Any other query? आपकी फिर भी कोई query होगी तो you are most welcome to contact the respective coordinators, the teachers, or me any time of the working days. And also, I expect that you people can keep a screenshot of this meeting and send it to the respective teachers for attendance. क्योंकि इसके भी marks हैं, आप parents ने ओरिएंटेशन अटेंड किया तो डेफिनेटली आपको एक प्रिविलेज मिलेगा ओवर एंड अबव अदर पेरेंट्स, तो आप अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा कि आपने मीटिंग अटेंड की, स्क्रीनशॉट लेके और टीचर को या रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर को भेज के आप अपनी अटेंडेंस दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर।